फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूं आपके लिए, जल्दी से देखते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स फायर एंड आइस के। इसकी थोड़ी सी जो वोकैबुलरी है वो एट टाइम्स किसी को थोड़ा ट्रिकी लग सकती है, जस्ट बिकॉज हमें इन दोनों फायर और आइस से रिलेटेड इमोशंस लर्न करने हैं, राइट? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन टू वेज, fire and by ice. Now what does the poet think of each of these ways? Now the poet is of the opinion that the world would consume by fire. वो उसको पोएट को लगता है कि जो वर्ल्ड है वो फायर में एंड होगा. ही इज ऑफ दिस व्यू एज ही हैज सीन अ लॉट ऑफ क्रूएल्टी, लस्ट. यही वो मैंने आपको बोला था ना अभी कि फायर और आइस के इमोशंस लर्न करने हैं, तो यही वो इमोशंस हैं. फायर से रिलेटेड है क्रूएल्टी, लस्ट, एंगर, वायलेंस. सो पोएट को लगता है उन्होंने ये सारे बहुत इमोशंस देखे हैं लोगों के अंदर, इसलिए उनको लगता है कि दैट वर्ल्ड वुड एंड विद दीज इमोशंस. सो फायर. So powerful and so rampant are these emotions that they may lead the world to its end. बहुत powerful है ये emotions. Now these uncontrolled emotions make human beings brutal. ये इंसान को brutal बनाते हैं and they indulge in deadly fights. और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा fights में पड़ जाते हैं. किस वजह से? इन इमोशंस की वजह से एंड वॉर्स. बट ही डज नॉट फॉरगेट कि जो कोल्ड फीलिंग्स हैं वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं, वो भी कोई कम नहीं है हमारे ह्यूमैनिटी को और इस वर्ल्ड को एंड करने में. आइस से रिलेटेड कौन से फीलिंग्स हैं? हेट्रेड, जेलसी, इनसेंसिटिविटी, इंडिफरेंस. इनमें भी कम ताकत नहीं है आपके वर्ल्ड को खत्म होने के लिए, राइट? सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को लगता है दोनों ही जो फायर और आइस इक्वली कॉम्पिटेंट है. सेकेंड क्वेश्चन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम इज अ सीरियस वार्निंग. ये एक सीरियस वार्निंग है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा. डज द टोन ऑफ द पोएम अकॉर्ड विद द सब्जेक्ट? सुनिए, द पोएम हैज अ हाईली सीरियस सब्जेक्ट मैटर, अ वार्निंग दैट द वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स अटर डिस्ट्रक्शन, कि दुनिया एक भयंकर डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है और हमें वार्निंग दे रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वॉच आउट प्लीज. But the poet issues the warning without adopting a tone of annoyance. गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं वो कि नहीं आपको ये करना है, ये है वो है. नहीं, annoyance नहीं है, but then he is trying to explain you both the aspects, both fire and ice and the emotions related to both of them. और उसके बाद ये समझा रहे हैं कि हमें पता है बट हम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया so world would bring to a complete destruction. सो आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे उन्होंने annoyance को बिल्कुल यूज नहीं किया है. annoyance मतलब गुस्सा नहीं किया है. The poet seems to be making a simple statement about a simple fact instead of sounding too much worried or annoyed. कुछ सिंपल फैक्ट्स हैं उनको बताया है, लेकिन बिल्कुल भी चिंताजनक वर्ड या annoyance गुस्सा नहीं दिखाया है. The seriousness of the idea is veiled in irony and satire. तो उन्होंने दो तरीके से आयरनी और सटायर वे में उसको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? चलिए, नेक्स्ट आपका द पोएट पेंट्स अ वेरी डिस्मल और पेसिमिस्टिक फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. नाउ डू यू एग्री और वैलिडेट योर व्यू, राइट? ये वर्ल्ड है. Now it is obvious that the poet does not portray a rosy or a brilliant picture of the future of the world. ये आपको कोई भी उन्होंने वर्ल्ड की कोई बहुत अच्छी रोजी पिक्चर या बहुत अच्छा पिक्चर नहीं दिखाने की कोशिश की है. However, the poet's pessimism is not अनफाउंडेड और बेसलेस. लेकिन जो उनका जो डर है वो बेसलेस भी नहीं है. अगर वो आपको कुछ वार्निंग दे रहे हैं और ऐसी बातें बता रहे हैं, तो उनका जो सोचना है वो बेसलेस नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रूली मूविंग टूवर्ड्स दैट. The negative emotions of the anger, greed, violence, intolerance, insensitivity, indifference, and jealousy are so rampant in the world that it is natural for anybody with the poet's keen sensitivity to have a dismal view of the world. ऐसे सबको अगर कोई थोड़ा भी इस तरीके से सोचना शुरू करे जैसे ये पोएट सोचते हैं, तो उन्हें साफ दिखेगा कि ये जितनी भी हमारी इमोशंस हैं, ये सब इमोशंस बहुत अच्छे से वर्ल्ड को एंड करने के लिए केपेबल हैं, राइट?
Particularly the years 1914 to 1918 saw the destructive World War One. हमने देखा था 1914 टू 1918 में क्या वॉर्स होते, यही इनसेंसिटिविटी थी एक दूसरे के बदले में जिसने विच लेड टू दीज वॉर्स. Now widespread imperialism था in the colonized countries. It was only natural for the poet to find a warning that the world is on the verge of complete annihilation. पोएट सिर्फ ये सब देखने के बाद आपको एक वार्निंग ही दे रहे हैं सिंपल टर्म्स में कि भाई control your emotions, don't grow towards, don't develop these emotions in yourself. Next question, what does the poet mean by from what I have tasted of desire? इसका मतलब क्या है? Very important line. The poet, while stating that fire may bring about utter annihilation of the planet, tries to substantiate his point by the fact that his observation is based on the real life experience. वो ये सब जब बता रहे हैं तो उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में जब फायर के बारे में बताया तो वो ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट को ये कहने से कि उन्होंने रियल लाइफ में ये सब देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया है. Now, desire here stands for boundless ambitions resulting in cutthroat competition in every sphere. डिजायर है क्या, मैं आज ये बॉस बन जाऊं, मैं आज इतने परसेंट मार्क्स ले आऊं, मैं इतना पैसा कमा लूं, ये सब जो मेरी डिजायर्स हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन में ऊपर जाने के लिए मेरे को वो डिजायर अचीव करनी है. राइट अब उसमें कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है इन ऑर्डर टू अचीव दोज डिजायर्स. राइट और वो हर स्फेयर ऑफ लाइफ में है. नाउ द इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड नेशंस हैव हॉस्टिलिटी अगेंस्ट वन अनदर एंड द रिजल्ट इज वायलेंस. एक दूसरे के खिलाफ हम जा रहे हैं, एक दूसरे को कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखा के हम ऊपर बढ़ रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? वायलेंस आ रहा है. राइट नाउ दिस वायलेंस इज श्योर टू कॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. और यही वायलेंस है. जब किसी को तो हम इनसेंसिटिविटी कहते हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरे को हम ग्रो होता हुआ ना देखें, रादर हम ग्रो करें. ठीक है, सो जो ये इनटॉलरेंस है दूसरों के प्रति वही वायलेंस ला रही है. राइट और वही वायलेंस डिस्ट्रक्शन का एक मेन कॉज होगा. नेक्स्ट, evaluate the lines. Some say the world will end in fire and some say in ice. इसका contextual meaning क्या है? क्या ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं फायर से क्या मतलब वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे, फॉरेस्ट फायर्स होंगे, मीटियोर्स कोलाइड कर जाएंगे, या आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा? हाँ, या फिर आइस इतना फायर हो जाएगा कि आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी. राइट So the poem can be read at two levels, the literal and the symbolic. ये मैंने आपको अपनी जो फर्स्ट इसकी वीडियो थी जिसमें थीम और मैसेज किया है, लिटरेरी डिवाइसेस की है, वहां पे भी मैंने ये चीज कवर की है कि फायर और आइस जो आपकी पोएम है उसको हम दो तरीके से, लिटरली और सिंबॉलिकली दो तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. Now this line can be interpreted to mean that global warming caused by factors like emissions, deforestation, excessive consumption of water resources etc. leads to destructive consequences जैसे कि आपके volcanic eruptions, earthquakes, conflagrations and the melting of glaciers in the polar region. Moreover, there is always the probability of comets, meteors, asteroids, ये सब का colliding का भी बहुत probability रहता है and causing massive destruction, even total annihilation. The poem warns that these phenomena can bring about a complete destruction of the world. पोएम के पोएट ये कहना चाहते हैं कि इसमें से कुछ भी हो सकता है और वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन लाएगा. ठीक है, सो लिटरली और सिंबॉलिकली दोनों हमें करने हैं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, write about the symbolic significance of the poem Fire and Ice. अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि symbolic और literal का क्या मतलब है, तो यहाँ पे हमें symbolic meaning बताना है fire और ice का. Right? Now, Robert Frost's small poem Fire and Ice is rich in symbolic significance. The poet uses the word fire and ice to present two contrasting and contradictory opinions of people.
regarding the end of the world. Now, some people uphold the idea that the world will be burnt to cinders because of the global warming caused by the sun getting intensely hot. ग्लोबल वार्मिंग होगी और हम सबको पता है हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं, right? और उसकी वजह से intensely hot temperatures are rising every year. Now, on the other hand, there is a contrasted view that the sun will lose its heat. सन की हॉटनेस खत्म हो जाएगी and the world will come to an end because of the ice which will freeze every form of life in the world. Then the poem The Fire signifies not only the extreme heat of the sun but also the intensity of the passions like कौन कौन से फायर से रिलेटेड होंगे? लस्ट, एंगर, वायलेंस, क्रूएल्टी, जो ह्यूमन वैल्यूज को खत्म करते जा रहे हैं. Now these violent passions provoke people to indulge in human actions. Not only individuals, even the nations go for wars because of greed, intolerance and selfishness. और इसी तरीके से आइस के भी हैं कुछ इमोशंस which is lack of human feelings, जैसे love, affection, ये है ही नहीं, right? sympathy नहीं है, consideration और kindness नहीं है, right? And the hearts of the people lose the warmth of emotions and they become so cold and stony because of these feelings of. अब आइस में कौन कौन सी है? हेट्रेड, जेलेसी, इनसेंसिटिविटी एंड इंडिफरेंस. और वहीं इसके ऑपोजिट अगर लव, अफेक्शन, सिंपैथी और कंसिडरेशन ये फीलिंग्स होती, सो बात ही क्या रहती? ब्रदरहुड अपने और ह्यूमैनिटी टॉप पे होता, right? These negative emotions become so powerful that the consequences are destructive. The poet believes that ice may consume the world slower than fire, but it has the potential to bring whole world at the end. Potential दोनों में पूरा है और इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को एंड पे लाने का, right? Question number 2. Although there is a contrast between fire and ice, the poet reveals some similarity between them. Contrasting है, दोनों के इमोशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी कुछ सिमिलैरिटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेकर आए हैं. चलिए, the fire and ice are certainly different and contrary elements. Symbolically too, fire and ice represent emotions which have a glaring contrast between them. The fire represents the fiery emotions of lust, anger and tolerance, violence and cruelty. और ice कौन से लेकर आएंगे? Jealousy, indifference, selfishness, self-centeredness, insensitivity. However, the poet reveals that in their intensity, they share an attribute of the destructive power. Fire can burn the world away with its excessive heat. Fire excessive heat से burn करेगा. Similarly, ice can freeze out the life of the living beings and destroy the world. As both fire and ice are equally destructive and have the ability to annihilate the world, they are similar in a way that despite a dichotomy between them. Now, fire and ice is a symbolic level to have the common ability to cause destruction. Not only are the violent passions destructive of human sensibility, even the cold emotions, fire ही नहीं, even the cold emotions of hatred, indifference and jealousy can cause the सेम डिस्ट्रक्शन. यही सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में. वैसे दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही इस दुनिया को एंड करने में कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट? चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका. डू यू फाइंड सम रिलेशन बिटवीन फायर एंड आइस एंड racism as depicted in Nelson Mandela's Long Walk to Freedom? Why and why not? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आने लगे हैं, जहां पे आपको एक वैल्यू दिया जाएगा और आपको उस वैल्यू के बेस पे दो चैप्टर्स को कंपेयर करना है. सो मेरे अकॉर्डिंग ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं. यहाँ पे इनसेंसिटिविटी, इनटॉलरेंस, हेट्रेड की बात की गई है कि ये इमोशंस हमारे अंदर हैं तो हम इनसेंसिटिव हो रहे हैं और ये कंप्लीट वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन की तरफ ला रहे हैं. अगर आपको याद हो, नेल्सन मंडेला की भी मैंने वीडियोस डाल दी है, नहीं देखिए तो क्विकली उसका एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स, थीम, मैसेज, कैरेक्टर स्केच जल्दी से देखो और उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे भी इनसेंसिटिविटी, हेट्रेड और इनटॉलरेंस की बात की गई है, अपार्थीड की बात की गई है. तो दोनों चैप्टर्स में जब इमोशन सेम है
आपको ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे आंसर करना है। आपको पहले वैल्यू की बात करनी है और सेकंड पैराग्राफ में दोनों चैप्टर्स को लेके पूरी पूरी स्टोरी मत बताइएगा प्लीज, उस वैल्यू से रिलेट करके आपको चैप्टर्स को एड्रेस करना है। चलिए, सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आइस, फायर एंड आइस एंड नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हैव अ सिमिलर सब्जेक्ट, द नीड टू फॉस्टर ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ इक्वालिटी। दोनों का सेम सब्जेक्ट क्या है कि हमें इक्वालिटी की ह्यूमन फीलिंग्स को, जस्टिस, एम्पैथी, लव एंड काइंडनेस, इन सबको इंसानों के अंदर फॉस्टर करने की जरूरत है। Right now, Robert Frost, through the symbols of fire and ice, shows that human feelings of violence, कौन सी फीलिंग्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई होती जा रही हैं, and that can lead to wars and destruction, violence, rage, intolerance, domination, jealousy, greed, injustice, inequality, insensitivity. These qualities are taking us to wars and destruction, complete annihilation. Now that can prove to be utterly destructive. These feelings are leading the world towards its doom and need to be checked. अब कंप्लीट एंड की जगह आप एनिलेशन यूज कर सकते हैं, डूम वर्ड यूज कर सकते हैं, बार बार उसके सेम वर्ड्स मत यूज कीजिएगा। फिर नेल्सन मंडेला इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट, अब आपने ये सारा जो ये वाला पैराग्राफ था, इसमें आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस के बारे में बताया, वहां पे दोनों फीलिंग्स के बारे में बताया। अब ये पैराग्राफ में आप वही सेम वैल्यूज को नेल्सन मंडेला से रिलेट करेंगे। The tendency among the whites to treat the black people as inferior and meting out cruelty to them has tormented the black people. वहां पे भी हेट्रेड, लस्ट, इन लोगों ने इसमें जो है इन लोग ब्लैक्स को बहुत परेशान किया उससे। They shows that black people have been denied the dignity due to all human beings. The oppressors he believes are themselves slaves to hatred. जो ऑपरेसर हैं वो भी हेट्रेड के शिकार हैं, वो भी हेट्रेड के शैकल से उन्हें बाहर निकालना है। That there is a need of freedom for all the human beings. तो वहां पे भी हमें फ्रीडम चाहिए, इन फीलिंग्स से फ्रीडम चाहिए बेसिकली। सो किस तरीके से इमोशंस दोनों चैप्टर से रिलेट कर रहे हैं। चलिए, कोई और भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आपके स्कूल में या कहीं भी जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट्स कीजिए, कनेक्ट करूंगी आपसे। थैंक यू।